कालीन भारतीय इतिहास कर रहे थे, जिसमें कि ब्रिटिश वायसराय और साथ ही साथ उनकी जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ज्यादा कोई आपसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जिनको हमें करना है, आज हमारे सबसे पहले वायसराय हैं आपके लॉर्ड लिटन। ठीक है, इनका कार्यकाल 1876 से 1880। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रमुख नीतियां कौन कौन सी हैं लॉर्ड लिटन की, और इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के दौरान अपने कार्यकाल में क्या क्या चीजें करी हैं। तो देखिए लॉर्ड लिटन ने सबसे पहला कार्य क्या किया है, नमक बनाने का अधिकार। सबसे पहला कार्य इन्होंने क्या किया है कि जो आपका नमक बनाने का अधिकार है, इसको प्रांतों से लेकर केंद्र सरकार को, या हम कह सकते हैं जो आपका ब्रिटिश केंद्र सरकार है उसको हस्तांतरित कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। सबसे पहला काम इन्होंने किया। देखिए भारत में अभी भी नमक जो है एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और भारत में इसका उत्पादन भी काफी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, भारत जो है नमक का एक शीर्ष उत्पादकों में से एक महत्वपूर्ण देश है, फिर भी भारत में नमक कितना महंगा है देखो। ठीक है, टाटा जैसी कंपनी अब ऐसे ही कोई देश है जहां पर आपको नमक बेचना है। मैंने उस दिन आप लोगों से एक बात कही थी, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। ब्रांडिंग महत्वपूर्ण कैसे कि टाटा ने कहा भैया एक ऐसे देश को नमक बेचना है जहां पर आपका नमक बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जा रहा है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या है, इसका बहुत सारी मात्रा में है, लोग बना भी सकते हैं। ब्रांडिंग क्या है, तो टाटा ने कहा हम ऐसा करेंगे कि हम एक बात कहेंगे कि इसमें हमारे नमक में क्या है, आयोडीन। और आयोडीन से क्या होगा, आयोडीन से आपकी बुद्धि का विकास होगा, बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। अब नमक जो है 28 रुपए का बिकता है पैकेट में पैक। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग है। सबसे पहला इसने काम क्या किया है, नमक बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को छीनकर केंद्र सरकार को दे दिया है। दूसरा, इसके कार्यकाल में 1876 से 88 के मध्य एक अकाल पड़ता है। कौन कौन से क्षेत्रों में यह अकाल है, इसमें सबसे पहला आपका है मद्रास, मद्रास के बाद बंबई, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद और मध्य भारत। हैदराबाद और मध्य भारत, आपका सेंट्रल इंडिया जो है या मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, इन क्षेत्रों में आपका अकाल पड़ा। अब इस अकाल के लिए इसने क्या प्रयत्न किए, 1876 में ही इसने रिचर्ड स्ट्रेची, 1876 में इसने एक आयोग बनाया जिसको हम लोगों ने कहा है अकाल आयोग। अकाल आयोग, और अकाल आयोग की अध्यक्षता किसके हाथ में है, रिचर्ड स्ट्रेची। ये तो उस समय यहाँ का वायसराय था, लॉर्ड लिटन जो है ये वायसराय था, और इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक कमीशन का गठन किया, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाल आयोग। ये इसका अध्यक्ष रहा। ठीक है, एक और है, क्या कह रहे हैं, कोई डाउट? ये बीच में कैमरा आ रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखिए ब्रिटिश सरकार का ही 1876 में एक कानून आता है जिसको हम कहते हैं सम्राट पद कानून। क्या है, सम्राट पद कानून है। सम्राट पद कानून, या इसको हम लोग द रॉयल टाइटल एक्ट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, द रॉयल टाइटल एक्ट। द रॉयल टाइटल एक्ट, ये एक्ट लाया क्यों गया था इसको समझिए। इसमें सबसे पहले रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के नाम से बुलाया गया। कौन है, रानी विक्टोरिया, उनको ये टाइटल प्रदान किया
कि अब से आप क्या है, अब से आप भारत की साम्राज्ञी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही फैक्चुअल चीज है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी का पद दिया गया। तो आपका ये कौन सा एक्ट है, सम्राट पद कानून, या जिसको हम लोग द रॉयल टाइटल एक्ट कहते हैं। और ये एक्ट कब आया है, 1876 में आया है। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले। 1876 में वर्नाकुलर एक्ट भी आया है, जिसमें वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जितने आपके इंडोजिनस, या हम कह सकते हैं कि जितने आपके इंडियन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगाने का काम वर्नाकुलर एक्ट के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है 1878 का आर्म्स एक्ट। 1878 का आर्म्स एक्ट, जिसके अंतर्गत देखो क्या क्या बातें कही गई हैं। 1878 का जो आर्म्स एक्ट है, या जिसको हम लोग शस्त्र कानून भी कहते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला बात क्या की गई कि अब आपको यदि हथियार रखना है, हथियार खरीदना है, बेचना है, तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा, अंग्रेज सरकार से एक लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, लाइसेंस लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब यहां पर देखिए कैच ये है कि इस आर्म्स एक्ट में जितना आपका एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन या भारत में रहने वाले जो यूरोपियन हैं, उनको इन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी ये जो लाइसेंस है ये केवल भारतीयों के लिए लागू किया गया, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को इससे लागू नहीं किया गया। और इसमें यह भी प्रावधान था, यदि आप बिना लाइसेंस के शस्त्र खरीदते हैं या शस्त्र रखते हैं, तो आपको 7 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ठीक है, यही वर्तमान समय में हम लोग भारत में भी देखते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली है, उसमें भी आपका शस्त्र कानून या आपका आर्म्स एक्ट लागू भी किया गया। ओके, इसके साथ साथ इसने क्या किया है, अगला एक महत्वपूर्ण इसका कार्य है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की स्थापना, या जिसको हम लोग कहते हैं वैधानिक सिविल सर्विसेज, वैधानिक सिविल सेवाओं की स्थापना। अब देखो भैया, हम लोगों ने एक चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है 1833 में। ठीक है, 1833 और 1853। 1833 में ये प्रयास किया गया कि भारतीयों को बिना भेदभाव के जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, यानी ब्रिटिश एम्पायर के दौरान जो सिविल सर्विसेज हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने का अवसर प्रदान किया जाए। ये हमने कब देखा, 1833 में। उसके बाद एक्ट आया आपका 1853 का। ठीक है, 1853 के एक्ट में हमने ये देखा, चार्टर एक्ट था ये। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि लंदन में एक परीक्षा भी बना देगी कि ये लंदन में परीक्षा होगी, वहां पर जाकर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हिस्सा ऐसा था, या ब्रिटिशर्स में एक तबका ऐसा था जो इस मामले में लिबरल नहीं था, जो भारतीयों को सिविल सेवा में पेश होने के लिए या भारतीयों को सिविल सेवा में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि लॉर्ड लिटन के जैसे लोग हैं, इन्होंने भी इस चीज से काफी प्रॉब्लम्स थी कि भैया कैसे भारतीय लोग जो हैं सिविल सेवाओं में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टैट्यूटरी सिविल सेवा या स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की स्थापना करी। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत देखिए
प्रांतीय सरकार, इसमें केवल वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनके पास प्रांतीय सरकारों की सिफारिश हो। ठीक है, प्रांतीय सरकार की सिफारिश के बाद जो आपके भारत सचिव हैं, जो आपके भारत सचिव हैं, उनकी सहमति भी होनी चाहिए। पहले कौन सिफारिश कौन करेगा? प्रांतीय सरकार करेगी। ठीक है, और प्रांतीय सरकार जिन नाम पर सिफारिश करेगी उस नाम को अपॉइंट किया जाएगा भारत सचिव के द्वारा, ये इस पर सहमति प्रदान करेंगे। ठीक है, इसमें केवल और केवल प्रांतीय क्षेत्र के कुछ विशेष परिवारों को ही अनुमति थी कि इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, विशेष परिवारों के लिए ही केवल इसमें दिया गया। ठीक है, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। ओके, 8 वर्षों के बाद इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, 8 वर्षों के बाद इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ये 1876 में इसको लेकर आया गया। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय, ठीक है, ये कहां पर स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में स्थापित किया। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप इसको याद रखिएगा। अगले हैं हमारे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। ठीक है, अब देखिए 1880 में नए प्रधानमंत्री का चयन होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं ग्लैडस्टन। 1880 में प्रधानमंत्री वहां के हैं ग्लैडस्टन। ग्लैडस्टन को समझते हैं ताकि हमें लॉर्ड रिपन को समझने में और आसानी हो। तो ग्लैडस्टन जब प्रधानमंत्री बने तो भारत के बारे में इन्होंने 2 बातें कही। ठीक है, भारत के बारे में इन्होंने 2 बातें करी। कौन सी बातें हैं? कि हमारा रहना भारत के लिए लाभदायक है। 2 बातें कौन सी कही इन्होंने? कि हमारा रहना भारत के लिए लाभदायक है और भारतीयों को यह समझाना भी आवश्यक है कि किस प्रकार से हमारा रहना उनके लिए लाभदायक है। ठीक है, पहली बात क्या है कि हमारा रहना लाभदायक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ये समझाना भी आवश्यक है, कि भारतीयों को ये समझाया जा सके कि हम उनके लिए किस प्रकार से लाभदायक है, किस प्रकार से हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी इसके लिए उन्होंने लॉर्ड रिपन को भेजा भारत की, आप जाओ भारत के नए वायसराय के तौर पर और इन चीजों पर आपको काम करना है। ठीक है, तो ये भारत आता है। भारत आते ही सबसे पहले काम ये करता है क्या? फैक्ट्री एक्ट लेकर आता है, या जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री कानून लेकर आता है। सबसे पहला काम इसने किया फैक्ट्री कानून आपका 1881 में लेकर आया, 1881 में लेकर आया। किस लिए लेकर आया? सबसे पहला इसमें काम किया है कि अब देखो ये जो आपका फैक्ट्री कानून हो, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये पहला कानून है। अंग्रेजी जितने भी आपके ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश नीतियां हैं, उसके अंतर्गत भारतीय मजदूरों के लिए ये पहला कानून है। इसके अंतर्गत ये भी आपको बात कहेगी कि 12 वर्ष से या 12 साल से कम जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए जाएं। ठीक है, बच्चों हेतु काम के घंटे
निर्धारित किए जाएं। ठीक है, और शायद ये 11 घंटे का था कि 11 घंटे से अधिक कार्य नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका वर्नाकुलर प्रेस, क्या कह रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, उसको 1882 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। प्रेस एक्ट की समाप्ति। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने क्या की है, इसने तीसरा इंपॉर्टेंट काम किया है आर्थिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, अगला इसने महत्वपूर्ण कार्य किया है आर्थिक विकेंद्रीकरण। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? बताइए सर, आप बताओ। केंद्रीकरण एक टर्म है, जैसे यहां पर ये टर्म आया है विकेंद्रीकरण, इसका ही अपोजिट होता है केंद्रीकरण। ठीक है, एक शब्द है विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, और ये है डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? केंद्र जैसे अपनी शक्तियों का विभाजन कर देता है और जैसे राज्यों का कर दिया, और जो केंद्र कर रहा है तो केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, आप बताओ। नहीं, आप ऐसे बताओ, इंडिया में नहीं, आप ये इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर नहीं, ऐसे ही बताओ। केंद्रीकरण जैसे सर सारी शक्तियां केंद्र के पास होते हैं, विकेंद्रीकरण जैसे सर ग्राम पंचायत ठीक है, तो समझिएगा, मान लीजिए कि ये अलग अलग प्रांत हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि प्रांतों के पास अपनी कुछ शक्तियां भी होंगी। ठीक है, हमने क्या किया, इन सभी की शक्तियों को एक जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया कि भैया कि एक यूनिट बना दी कि हमने कहा ये क्या है, केंद्र है, सेंटर है, और इसका ये जो है इन सभी जितने भी आपके प्रांत हैं, ये सभी जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, इन सभी पर जो रेगुलेशन होगा वो आपका इनका होगा। तो ये क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया कि शक्ति को एक जगह पर स्थिर कर देना। ठीक है, अब अगर केंद्र अपनी शक्तियों को अलग अलग जगह पर बांट देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, कि शक्तियों का बंटवारा कर देना। ठीक है, तो यही इसने किया है। इकोनॉमिक विकेंद्रीकरण कहने का मतलब यह है कि जितनी भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, इन सभी के लिए उसने क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अब किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा कर रहा है, तो समझिएगा कि देखिए 3 स्तर में इसने किया है। पहला है आपका केंद्र, दूसरा है आपका प्रांत। ठीक है, केंद्र हो गया, दूसरा आपका प्रांतीय स्तर पर, और तीसरा है आपका विभाजित मद। विभाजित मद यानी कि अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इसने बता दिया है कि केंद्र के पास कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, प्रांतों के पास कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, और विभाजित मदों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय सरकार के पास जैसे आपका आयात निर्यात कर है, दूसरा आपका डाक खाना है, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेस है, तारघर, अफीम है, नमक और मुद्रा लगान। अभी भी देखिए भारतीय जो आपका वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य में भी आप देखेंगे कि इस प्रकार का आर्थिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, और इसमें भी केंद्र सरकार के पास जैसे आपका
आयात निर्यात कर है तो केंद्र सरकार के पास ही इस चीज का होल्ड रहता है। डाकखाना है, ये भी केंद्र सरकार के अधीन आता है। ठीक है, तारघर और अफीम ये तो अलग चीज है। अफीम का भी जो आपका है तो इस पे केंद्र सरकार भी होल्ड करती है और साथ ही साथ राज्य सरकार भी करती है। नमक के बारे में बात है तो ये तो आपका कमोडिटीज के अंतर्गत आ रहा है, वो अलग चीज हो जाएगी वर्तमान परिदृश्य में। मुद्रा से रिलेटेड है तो आरबीआई के हाथ में रहता है, केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट अभी है ही नहीं। प्रांतीय स्तर पर हम देखेंगे तो जैसे आपका जेल है, चिकित्सा, छपाई, सड़क, कर, रोड टैक्स जो होता है। ठीक है, अब देखिए इनके पास ज्यादा आय के साधन तो है नहीं। ठीक है, जेल से कोई आय होनी नहीं है, चिकित्सा से कोई आय होनी नहीं है, तो केंद्र सरकार क्या करती थी कि राजस्व वसूली का कुछ पार्ट, राजस्व वसूली का हिस्सा इन्हें प्रदान कर रही है। ठीक है, ताकि आप इन चीजों को अच्छी तरह से चला पाए। विभाजित मदों में कौन कौन सी चीज है, जैसे आपका स्टाम्प है, जंगल है, रजिस्ट्रेशन फीस है। मद मतलब हेड होता है, आप समझिए मद अभी बता रहे हैं क्या होता है। जब अधिकारी बनोगे तो आपको मद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या नहीं, हेड बोलते हैं, अभी बता रहे हैं क्या होता है। रजिस्ट्रेशन फीस और जंगल, ये सभी क्या है आपके विभाजित मद होंगे। अब देखो मद क्या होते हैं, देखो वर्तमान उससे समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक सरकार ने एक बजट जारी किया, सरकार ने क्या किया, बजट जारी किया कि भैया आप इस विभाग के लिए, मान लीजिए कोई विभाग है एक्स विभाग को एक बजट दिया है 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का बजट दिया है, तो ये एक्स विभाग जो है इस बजट को अपने स्तर से यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है। अब खर्च करने के लिए सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होंगे कि मान लीजिए कर्मचारियों का वेतन हो गया, रख रखाव का या मेंटेनेंस की चीज हो गई, मेंटेनेंस में है, स्टेशनरी खरीदनी है, तो इसके लिए ही होते हैं मद। तो सरकार क्या करती है कि अलग अलग खर्च करने के लिए बना देती है मद, कि उन्होंने कहा कि आप स्टेशनरी पर केवल और केवल 5 रुपए ही खर्च कर सकते हो इस 100 रुपए में से। ठीक है, इस 100 रुपए में से केवल 5 रुपए ही खर्च कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज इसने कहा कि वेतन को लेकर कि वेतन पर आप 20 रुपए खर्च करोगे। तो यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में बजट को बांट देना, उसी को कहते हैं मद या हेड बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, जैसे विभाजित मद, हेड कहने का मतलब है कि अलग अलग जो विषय है। ठीक है, तो जब आप किसी विभाग के अधिकारी बनोगे तो आपके सामने भी अकाउंटेंट जो है लेकर आएगा कि कहेगा हमारे इस मद में इतना पैसा बचा है, बताइए इसको किस प्रकार से खर्च करना है। तो जब भी आप एक मद से दूसरे मद में पैसा ट्रांसफर करते हैं, कि मान लीजिए ये पैसा स्टेशनरी वाला एक साल में आपका 4 रुपए खर्च हुआ, 1 रुपया बच गया, तो ये पैसा खर्च भी करना होता है। ठीक है, नहीं खर्च करेंगे तो वापस सरकार के पास चला जाएगा और सरकार फिर देखेगी कि स्टेशनरी का खर्चा तो 1 ही रुपया, अगले साल उस विभाग का बजट घटा देती है। ठीक है, तो ये कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो। तो ये क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि देखो भैया कि हमारे पर्टिकुलर, ऐसे मान लीजिए कि रखरखाव के मद में पैसा बचा ही नहीं है, 0 है, और अभी इन्होंने कहा कि 1 रुपया बचा है, तो इस मद से इस मद में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है एप्लीकेशन लिखकर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, आप लोग आगे देखेंगे समझेंगे। हाँ, अब जैसे आप मार्केट जाते हो तो वहां पर आपका एक बजट होता है, बजट में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि 10 रुपए की हमें शॉपिंग करनी है, 20 रुपए में हमें सब्जी खरीदनी है। ठीक है, आप ये डिसाइड करके घर से निकलते हो ना, उसी प्रकार से यहाँ पर। ओके, क्या हुआ? आप जैसे लोग ही लगता है कि ये जनक है भारत में।
भ्रष्टाचार की जड़ है कि बचा हुआ है कि अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जब जो है बजट, ये तो अलग चीज है, जब बजट बच जाता है तो ऐसा किया जाता है कि स्लिप बना ली जाती हैं, एस्टिमेट्स बना लिए जाते हैं। 10 रुपए की चीज खरीदी गई है तो उसको 100 रुपए का दिखा दिया जाता है और 90 रुपए जेब में आ जाते हैं। ये एक तरीका अपनाया जाता है, ये भ्रष्टाचार है भारत में। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला, ये इंपॉर्टेंट, 1882 में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन अधिनियम लेकर आता है 1882 में, स्थानीय स्वशासन अधिनियम। भारत में 2 महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं जो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं? 73rd और 74, 73वां और 74वां। ठीक है, 73वें संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? पंचायती राज। ठीक है, और 74वें संशोधन के अंतर्गत शहरों में आपका जो स्वशासन होता है, जिसमें आपके मेयर का पद बनाया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अगला क्या है, स्थानीय स्वशासन की नींव यहाँ पर पड़ रही है। गांधी जी ने भी काफी, गांधी फिलॉसफी के अंतर्गत भी देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 1882 में पहला, इसी के अंतर्गत 1884 में पहला जो है आपका मद्रास बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, मद्रास बोर्ड की स्थापना करके यहाँ पर मेयर का पद बनाया गया है। ठीक है, 1884 में। ठीक है, 1884 में। और स्थानीय बोर्ड मद्रास में सबसे पहले लाया गया एक स्थानीय बोर्ड। इनका कार्य क्या रहता है? इनका कार्य क्या रहता है? अरे जो आपके स्थानीय बोर्ड होते हैं, आपके सीतापुर में भी तो एक स्थानीय बोर्ड, इनका क्या काम रहता है? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो इकाई बनाई जाती है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? किस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे? जैसे कि सफाई है, रोशनी है, जो आपकी डिफरेंट, ठीक है, पानी की व्यवस्था कराना, प्राथमिक शिक्षा है, सार्वजनिक है, स्वास्थ्य से संबंधित है, इनकी बिल्डिंग्स क्या, ठीक है। सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क जैसे हो गए आपके, इनका सौंदर्यीकरण, ये सभी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीतापुर में क्या है? नगर पालिका है इसके लिए। ओके, आगे हम बात करेंगे हंटर कमीशन। 1882 में ही दूसरा कमीशन आया है, हंटर कमीशन। ये भी इन्हीं के अंतर्गत आया है। हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। इससे पहले एक कमीशन आया था 1854 में। हंटर कमीशन से पहले एक कमीशन है 1854 में, ठीक है, 1854 में, जिसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? वुड कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो वुड कमीशन की सिफारिशों को पुनर्विचार करने के लिए कौन सा कमीशन आया है? हंटर कमीशन आया है। एजुकेशन से रिलेटेड है। कब आया है? 1882 में आया है। किसके अंतर्गत आया है? लॉर्ड रिपन के अंतर्गत आया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इल्बर्ट बिल की। ठीक है, इल्बर्ट बिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। इल्बर्ट बिल, देखो इससे पहले जो, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये जुडिशियरी से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जुडिशियरी उस समय तो जुडिशियरी व्यवस्था थी, उससे रिलेटेड ये कानून है। यानी कि हमारा जो हमारी न्याय प्रणाली है उससे रिलेटेड ये कानून है, इल्बर्ट बिल। ठीक है, कानून ये आ नहीं पाया था, केवल इसकी बात हुई थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कानून था। इससे पहले जो न्याय प्रणाली है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, उसमें
दो प्रकार के जज होते थे, एक आपके भारतीय न्यायाधीश हैं और दूसरे आपके यूरोपियन या ब्रिटिश, सीधे हम लोग यूरोपीय कहेंगे, यूरोपीय है क्योंकि इसमें एंग्लो इंडियन भी आते थे और आपके ब्रिटेन के भी आते थे, वेल्स के भी आते थे, अलग अलग जो आपके बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो भारतीय न्यायाधीश जो है इनके लिए एक बात ये कही गई थी कि जितने भी आपके ब्रिटिश अपराधी हैं, जितने भी आपके कोई भी आपका ब्रिटिश अपराधी, उसका जो मुकदमा है, उसका जो केस है, वो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते हो। ये भेदभाव की स्थिति थी। तो भैया लॉर्ड रिपन ने कहा कि भारतीय न्यायाधीशों को भी ब्रिटिश न्यायाधीश या यूरोपीय न्यायाधीशों के समान अधिकार देने चाहिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, आपके जो इल्बर्ट है इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया, ताकि इसको हम लोग इनैक्ट कर सके, कि इस बिल को लाया जा सके, इसको एक कानून बनाया जा सके कि सभी को समान अधिकार प्राप्त किए जा सके, लेकिन ये हो नहीं सका। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो हुआ क्या, काफी लंबे समय तक इस पे चर्चा चलती रही और इसमें होता क्या है, 1884 में एक कानून लेकर आया तो गया, लेकिन इसमें बात क्या कही गई, इसमें कह दिया गया कि आप सुनवाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपल लिखिए कि भारतीय 1884 में भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश अपराधियों के केस की सुनवाई का अधिकार दे दिया गया, सुनवाई का अधिकार इनको प्रदान कर दिया गया कि अब क्या ये कर सकते थे कि अब आप ब्रिटिश अपराधियों के केस की भी सुनवाई कर सकते थे। लेकिन इसमें कैच था, उन्होंने एक चीज जोड़ दी कि सुनवाई करने के लिए आपके साथ में एक ज्यूरी भी अपॉइंट की जाएगी, ज्यूरी मेंबर्स या ज्यूरी सदस्य रहेंगे, और ज्यूरी सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। टोटल 12 सदस्य क्या रहेंगे, आपके ज्यूरी के तौर पर रहेंगे, और इसमें 7 सदस्य कैसे होंगे, यूरोपीय होंगे। ठीक है, तो जो इसका मेन मोटो था, समान अधिकार क्या प्राप्त हो पाया, ठीक है, समान अधिकार प्राप्त हो नहीं पाया क्योंकि 7 सदस्य ज्यूरी में, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम नंबर है वो किसका है, यूरोपियंस का है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपका रिजल्टेंट होगा, जो भी इस केस का आपका सुनवाई के बाद रिजल्टेंट आएगा, वो किसके पक्ष में होगा, यूरोपीय अपराधी के ही पक्ष में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम नंबर है वो यूरोपीय सदस्यों का ही है। ठीक है, ज्यूरी पता है क्या होता है आप लोगों को, ज्यूरी बेसिकली पहले क्या होता था कि आपके जब भी किसी केस की सुनवाई होती थी तो एक ज्यूरी की नियुक्ति की जाती थी। न्यायाधीश तो रहता ही है, लेकिन न्यायाधीश के साथ साथ में एक सदस्यों की टीम, या हम कह सकते हैं ज्यूरी भी अपॉइंट की जाती थी, केस की सुनवाई के लिए आपस में बैठे रहते थे और केस को पूरी तरह सुनते थे। ये होते कौन लोग थे, जो आपके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ठीक है, इसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, एजुकेटर्स भी हो सकते हैं, आपके वकील पेशा के लोग भी हो सकते हैं, जो भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको, इसमें बिजनेसमैन भी हो सकते थे, उनको इस ज्यूरी के सदस्यों के तौर पर नॉमिनेट किया जाता था। अब ये ज्यूरी पूरे केस को सुनती थी और उसके बाद ज्यूरी न्यायाधीशों को अपना मत भी प्रदान करती थी। ठीक है, और इन्हीं ज्यूरी के द्वारा इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जितने भी आपके रिजल्टेंट है, जितने भी आपके अपवाद, जितने भी आपके सुनवाई के बाद चीजें आती थी, वो इनके द्वारा लिया जाता था। ठीक है, निर्णय इनके द्वारा ही लिया जाता था, ज्यूरी के द्वारा लिया जाता था। क्लियर है, इसको समाप्त कर दिया था। रुस्तम मूवी आप लोगों ने देखी है, तो रुस्तम मूवी में जो केस आपके सामने आया दिखाया गया है, वो इंडिया का लास्ट केस था जिसमें ज्यूरी के द्वारा निर्णय लिया गया। क्लियर है, आगे हम बात करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसके बारे में क्या कहा है।
इनका एक कथन है, उसको लिख लीजिए। इसके बारे में कहा है, रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में, भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान और सबसे प्रिय, भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान और सबसे प्रिय। 1909 में ये बात मदन मोहन मालवीय ने कही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जुडिशरी जो आपकी है, न्याय प्रणाली की अगर हम बात करें, अभी 2-3 दिन पहले भी एक बात उठी थी जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर। ठीक है, जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वयं कही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी वर्तमान समय में जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर कौन सा प्रणाली हमारे भारत में यूज की जा रही है? कोलोजियम सिस्टम यूज किया जा रहा है। ठीक है, कोलोजियम। कोलोजियम क्या होता है बताइए वकील साहब। सीनियर होते हैं उन्हीं का लड़का बन जाता है। हम कोलोजियम पूछ रहे हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित होती है। हाँ बता, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित तो है ही। कोलोजियम का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? मतलब इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती उनकी नियुक्ति में ना उनको हटाने में। आप लोग क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कोलोजियम का स्ट्रक्चर क्या है जो भारत में न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए एक प्रणाली अपनाई गई है, जिसको हम कहते हैं कोलोजियम। ठीक है, अब ये कोलोजियम का स्ट्रक्चर क्या है, इसका ढांचा क्या है, इसमें कौन से सदस्य होते हैं जो नियुक्ति करने के प्रस्ताव को। अब देखिए कैसे नियुक्ति का है। आर्टिकल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो जजों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, या हम ऐसा सिंपल कह सकते हैं, एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 124 क्या कहता है ये? अनुच्छेद 124 या 124 कहता है कि देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या कहता है? देखो 3 बॉडी होती हैं, कौन कौन सी? पहली हमारी जुडिशरी, दूसरी है हमारी लेजिस्लेटिव, और तीसरी है हमारी एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका, ये है आपकी विधायिका, इसको हम समझा भी चुके हैं क्लास में। ठीक है, अलग अलग कौन कौन से। एग्जीक्यूटिव आपकी कार्यपालिका। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 124 कहता है कि इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए, एंड जुडिशरी शुड बी फ्री, या देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का लेजिस्लेटिव का जुडिशरी में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सिंपल चीज कहता है आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोलोजियम में क्या स्ट्रक्चर है। कोलोजियम में बेसिकली क्या होता है कि 5 सदस्यों का ये एक समूह है। ठीक है, जिसमें हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी आपके सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं इसमें। और ये क्या करते हैं? ये जजों की नियुक्ति से संबंधित, जजों की नियुक्ति से संबंधित क्या करते हैं? प्रस्ताव देते हैं किसको? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, या हम सीधे कह सकते हैं हमारी संसद को। और संसद का ये काम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये काम है कि आप इनकी नियुक्ति का करें। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये किसको पहुंचाती है? राष्ट्रपति को पहुंचाती है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नियुक्ति हो जाती है। यहां पर भी देखिए कैच है, जिन नामों का रिकमेंडेशन हमारी कोलोजियम दे रही है, हमारी संसद को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे रही है रिकमेंडेशन, उन नामों को ये क्या कर सकते हैं?
वापस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोलोजियम ने उन्हीं नामों को वापस से भेजा, मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि एक्स और वाई व्यक्ति का हमें रिकमेंडेशन दिया कि इनका इनका आपको अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। अब संसद ने क्या कहा कि नहीं भैया इन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, आप वापस कर दो, इन नामों पर पुनर्विचार किया जाए, यानी फिर से आप इन नामों पर विचार करें, पुनर्विचार करें। तो इन्होंने वापस भेज दिया। अब इन्होंने कहा कि देखो नाम हमने सही भेजे, इनको आपको नियुक्त करना ही होगा, यही नाम इन्होंने फिर से भेज दिए। तो ये इसके लिए अब क्या है, बाध्य है कि इन नामों को आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो संसद अब वर्तमान समय में क्या कर रही है, नामों को होल्ड कर लेती है, होल्ड करने की पावर है। देखो एक यहाँ पे कैच ये है कि देयर इज नो टाइम पीरियड। जान लीजिए इन्होंने रिकमेंडेशन भेजा तो यहाँ पर समयावधि नहीं बताई गई है कि कितने समय तक आप इसको, कितने समय में आपको ये नियुक्ति करनी है। मान लीजिए इन्होंने एक्स वाई नाम को भेजा, इन्होंने कहा कि भैया देखो समय अवधि है नहीं, आप साल भर रोके रहो, 2 साल रोके रहो, 10 साल रोके रहो, कोई इसमें समय अवधि नहीं। दूसरी चीज, सरकार हमेशा से ही 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो एक चीज पे अड़ी हुई थी। किस चीज पे अड़ी थी बताओ भैया? पता नहीं, जुडिशरी से रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने क्या था कि एनजैक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो बोल रहे थे कि कोलोजियम सिस्टम में अब जंग लग चुकी है, कोलोजियम सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। कोलोजियम सिस्टम में जो आपकी यानी जज हैं, उनके बेटे को जज बनाने की प्रथा ये लंबे समय से चलती आ रही है। अब इस सिस्टम को बदल देना चाहिए, कोलोजियम सिस्टम को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 2014 में जब गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहली चीज ये लेकर आए कि हम एनजैक को लेकर आएंगे, और ये संसद में पारित भी हो गया, ये अधिनियम भी बन गया। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इसको रद्द करने का काम किया, लेकिन ये संसद से पारित हो गया। अब इसमें क्या इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये भी आपका 5 मेंबर बॉडी है, 5 मेंबर या 5 सदस्यों का समूह है, ठीक है। इसमें क्या बात है, इसमें सबसे पहला आपका होगा सीजीआई, दूसरा आपका होगा न्याय मंत्री, या हम कह सकते हैं कानून मंत्री जो हमारे वो इसके सदस्य होंगे, ठीक है। साथ ही साथ 2 मेंबर आपके और रहेंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे नियुक्ति होगी, और 1 मेंबर आपका शायद न्याय मंत्री के द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान है। 5 मेंबर की ये पूरी आपकी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक तो आपका ये न्याय मंत्री है, ये किसका हिस्सा है, विधायिका का हिस्सा है, ठीक है। दूसरे जो इसके द्वारा 2 मेंबर लिए जाएंगे ये भी आपके विधायिका का ही हिस्सा होंगे, ठीक है। तीसरा चीज इसमें बात क्या होती है कि इसमें भी आपका जो चयन किया जाएगा, जो आपके रिकमेंडेशन निकाले जाएंगे नामों के, वो किसके आधार पर होंगे, वो होंगे आपके वोटिंग के आधार पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन 3 लोगों ने बोल दिया कि इस नाम को हम रिकमेंड नहीं करेंगे, तो ये तो बहुमत में आ जाएंगे, तो रिकमेंडेशन हो ही नहीं पाएगी। तीसरी चीज क्या है कि इसमें वीटो पावर दिया गया था कि कोई भी एक व्यक्ति यदि वीटो का इस्तेमाल कर लेता है पर्टिकुलर नाम को लेकर, तो उसकी नियुक्ति फिर हो ही नहीं पाती। दूसरी चीज क्या है कि आर्टिकल 124 है, इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा था, तो इसको नहीं लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कोलोजियम सिस्टम वर्तमान समय की जो प्रणाली है उसी प्रकार से चलती रहेगी। अगर संसद चाहे तो नया कानून ला सकती है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पीछे नहीं है, जल्दी से जल्दी जो है सुप्रीम कोर्ट ये समय अवधि वाला जो चीज है इसको समाप्त करने का कार्य करने वाला है। अभी आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो समय अवधि आ जाएगी कि 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने का समय आ जाएगा, इतने दिन के अंतर्गत आपको नियुक्ति करनी ही करनी, ठीक है।
यहां तक क्लियर है सारी चीजें? आगे हम लोग देखेंगे। हो गए? अगले हैं आपके लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। किसके द्वारा की गई थी आईएनसी की स्थापना? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और ये भी क्या थे? यूरोपीय थे। इनके द्वारा स्थापना की गई थी आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के काल में हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का समय कौन कौन सा है? 1885 से 1888, 1888। टाइमलाइन जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कालाक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, उसमें क्या बोल देगा कि इसको कालाक्रम के अनुसार लगाइए। आपको पर्टिकुलर घटना को उसके कालों के हिसाब से लगाना होगा कि किस ईयर में पर्टिकुलर घटना हुई। ठीक है, तो 4-5 आपको घटनाएं दे देगा, उसको बता देगा कि इतना आपको करना है, और 1, 2, 3 इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो अगर आप पर्टिकुलर घटना की डेट नहीं पता होगी तो आप उसको लगा नहीं पाओगे। क्लियर है? तो देखिए इसका आउटकम क्या है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का आउटकम यह है कि बर्मा पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण अधिकार हो जाता है। ठीक है, बर्मा पर ब्रिटिश अधिकार पूर्णतः लागू हो जाता है, ये इसका आउटकम है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम क्या है? अगला है आपका टेनेंसी एक्ट। अगला क्या है? टेनेंसी एक्ट। बंगाल पंजाब के क्षेत्र में इसको लाया गया था। बंगाल और पंजाब के क्षेत्र में इसको लाया गया था, और अवध में भी लाया गया। टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट क्या है समझ लीजिए। देखिए 1859 में एक एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत बात ये कही गई थी कि यदि कोई व्यक्ति, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे किसान विद्रोह तो उसमें ये पढ़ेंगे कि यदि कोई व्यक्ति एक खेत पर 12 साल तक कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस खेत का पूर्ण अधिकार दे दिया जाएगा। तो अब जमींदार क्या करते थे? 12 साल पूर्ण होने ही नहीं देते थे। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो गया है 11 साल 6 महीने, तो 6 महीने में 12 साल का हो जाएगा, तो उसका शोषण करना प्रारंभ कर दिया कि किसी भी प्रकार से उस पर क्या किया? बड़े बड़े कर लगा दिए, टैक्सेशन लगा दी कि अब तुम्हारा कर इतना बढ़ गया है, आपका कर्जा इतना बढ़ गया है। तो उसको 12 साल पूर्ण ना होने के लिए ये कार्य किया जाता था। इसके लिए फिर कई सारे आप देखेंगे विद्रोह भी हुए। तो बाद में लेकर आया गया टेनेंसी एक्ट कि इस प्रकार के जो शोषण है उनको समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बात कही गई कि जो आपका 12 साल का टाइम पीरियड है उसके अंतर्गत यदि कोई आपका शोषण करता है तो आप ब्रिटिश सरकार की शरण ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए लाया गया था, ये इससे रिलेटेड है। अगला है आपका लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1884 से 1894। लॉर्ड लैंसडाउन। इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या है फटाफट लिख लीजिए। पहला क्या है? इनके समय में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण। ठीक है, डूरंड रेखा बताओ मैम।
किन दो देशों के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान। वेरी गुड। ठीक है, तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत अफगानिस्तान। आगे हम देखते हैं 1893 का दूसरा कारखाना अधिनियम। 1893 दूसरा कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री एक्ट। एक हमने फैक्ट्री एक्ट पहले देखा था, ठीक है, ये दूसरा आपका फैक्ट्री एक्ट है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसमें बात पहले हम लोगों ने देखा था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, इसमें बात करी जा रही है महिलाओं की। यहाँ पर महिलाओं के लिए साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान लाया गया और साथ ही साथ साप्ताहिक छुट्टी या साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान है। दूसरी साथ इनके काम करने के घंटे जो हैं वो भी निश्चित कर दिए गए। अब ये घंटे कितने हो गए हैं? 11 घंटे। ठीक है, 11 घंटे से अधिक आप कार्य महिलाओं से नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अगले हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले केवल एक छोटी सी बात है इनके विषय में, मेंस में जो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है। एक इन्होंने कथन दिया है, उसको लिख लीजिए। केवल इन्होंने कथन दिया है, भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है। भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार के बल पर रक्षा की जाएगी। और तलवार के बल पर रक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी। और तलवार के बल पर रक्षा की जाएगी। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड एल्गिन का कथन है, ठीक है, पहले इन्होंने क्या कहा कि तलवार के बल पर हमने विजय किया है, किसको? भारत को। और रक्षा भी कैसे की जाएगी? तलवार के बल पर ही रक्षा भी की जाएगी, क्योंकि इस समय तक अब आईएनसी की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, आईएनसी की स्थापना के साथ साथ अब जो आपका राष्ट्रवादी या हम कह सकते हैं नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे भारत में फ्लरिश होने लगा था। तो इन्होंने इस कथन पर बात कही है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जो पहला इनका स्टेटमेंट है कि तलवार के बल पर विजय हासिल करी है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों का पदार्पण हुआ तो इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए कई सारे युद्ध भी किए। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले देखते हैं कि स्वाली का बैटल ऑफ स्वाली, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंग्लो कार्नेटिक वॉर, जिसमें आपने 3 वॉर पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 आपके एंग्लो कार्नेटिक वॉर है। इसके बाद अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, अरे ढुकले वाला भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी छूट जाता है कभी कभी, तो आप लोग देखेंगे कि अपनी सत्ता को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया है, अलग अलग प्रांतों में युद्ध के जरिए ही अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट करने का काम किया है। ठीक है, तो जो इन्होंने बात कही कि तलवार के बल पर विजय, तो अगर मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीजें अपने आंसर में डालेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रक्षा कैसे की जाएगी। अब ये बात इन्होंने क्यों कही, रक्षा भी तलवार के बल पर करी जाएगी। तो आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या है, नेशनलिज्म आ चुका है, आईएनसी की स्थापना हो चुकी है भारत में। ठीक है, जो आपके डिफरेंट लीडर्स हैं
ठीक है, उन्होंने अब भारत के लोगों को, और साथ ही साथ क्या है 1857 का विद्रोह भी हो चुका है, और विद्रोह को कुचलने के लिए भी इन्होंने क्या है, कैसी नीति को अपनाया है, शोषण की नीति को अपनाया है। ठीक है, सेना को इन्होंने डिप्लॉय किया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जितने भी आपके जनजाति या पीजेंट विद्रोह हैं उनको भी सप्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत दबाया गया है, सप्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत ही दबाया गया, सेना का प्रयोग करके ही दबाया गया। और आगे आने वाले भी जितने भी आपके विद्रोह हैं उसको भी आप देखेंगे, जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हैं उनको भी देखेंगे कि सेना की सहायता से ही उनको दबाने का कार्य किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे आंसर को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, और पूरे आंसर को, ये मेंस के उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं यूपीएससी में भी और पीसीएस में। क्लियर है? और कथनों के आधार पे आपसे पूछ लेता है। जब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि भैया एंग्लो कार्नेटिक वॉर के बारे में बताइए, तो आपको पता है एंग्लो कार्नेटिक वॉर क्या है, फटाफट लिख के चले आते हो। लेकिन जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या क्या चीजें डालनी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगले हैं आपके लॉर्ड कर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। सबसे पहले इन्होंने कार्य क्या किया 1899 में अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को इन्होंने क्या किया, भारत की कानूनी मुद्रा बना दिया। भारत की कानूनी मुद्रा बनाया, और इसकी विनिमय दर भी आप लिख लीजिए, पूछा नहीं जाता है लेकिन लिख लीजिए, 15 रुपए प्रति पाउंड विनिमय दर, 15 रुपए प्रति पाउंड। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, ये किसके अंतर्गत किया गया, भारतीय टंकण एवं मुद्रा अधिनियम। ठीक है, 1899 का भारतीय टंकण एवं मुद्रा अधिनियम के अंतर्गत इसको किया गया, मुद्रा अधिनियम। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने और क्या क्या किया, 1904 में कृषि बैंकों की स्थापना, 1904 में कृषि बैंकों की स्थापना, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल बैंक्स बोलते हैं। दी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत कृषि बैंकों की स्थापना करी गई। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मतलब समझ रहे हैं, सहकारी। ठीक है, आप लोगों ने ये शब्द पढ़ा भी होगा, सहकारी। सहकारी बैंक आप लोग, कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, उनको आप लोगों ने पढ़ा है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है बताइए, कोऑपरेटिव या जो आपके सहकारी संस्थाएं होती हैं, इनका क्या कंसेप्ट है? जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं या सहकारी संस्थाएं होती हैं, इनका कंसेप्ट क्या है, किस तरह से ये वर्क करती हैं? हाँ बताइए। कृषि के लिए जो उपलब्ध होते हैं वो व्यवस्थाएं देते हैं, जब उनकी फसलें मतलब समाप्ति होती तो वहाँ से ले लेते। ठीक है, और लाभ बताइए। के पद पर काम नहीं करती है। लाभ के पद पर काम नहीं करती हैं, वो तो अलग चीज है। लाभ का पद, लाभ के लिए काम नहीं करती है, ये बोलिए ना। लाभ का पद तो एक अलग कंसेप्ट है। चलो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि लाभ का पद क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक होने वाला है, लाभ का पद। ठीक है,
अभी जैसे हम लोग बात करते हैं राज्यपाल का क्या चल रहा है, राज्यपाल एक जगह से दूसरी जगह पटके जा रहे हैं। ठीक है, जब 2014 में गवर्नमेंट आती है, मोदी सरकार आती है, तो सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया कि राज्यपालों को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। राज्यपालों के विषय में एक बात यह है कि राज्यपालों का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद या राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो किसी भी क्षेत्र का राज्यपाल बन के रह सकता है। ठीक है, और राज्यपाल एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। राज्यपाल क्या होता है मैम, प्लीज बताइए। राज्य का प्रमुख होता है। और क्या होता है, राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि थोड़ी ना कहा जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि राज्यपाल क्या है, राज्य में केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, अभी धरपकड़ चल रही है राज्यपालों की, तो इसमें ये आने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग लाभ का पद, ये कंसेप्ट आया है, ये क्या है, लाभ का पद क्या होता है। एक पोस्ट लेने के बाद आप दूसरी पोस्ट की सैलरी नहीं ले सकते। हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ के बता देंगे। ये तो भाई है ही कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपके पास एक लाभ का पद है तो आप दूसरा लाभ का पद नहीं ले सकते हो। ठीक है, बेसिक ये है कि लाभ का पद होता क्या है। लाभ का पद सिंपल है कि जहां से आप कुछ अर्न कर रहे हो, जहां से आपको कुछ लाभ मिल रहे हैं, तो उसको कह दिया गया लाभ का पद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है, वो उस सीट पर बैठा है, तो उस पर होते हुए दूसरा पद वो ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका लाभ का पद रहेगा। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली सरकार में दिल्ली सरकार के अंतर्गत लाभ के पद का एक विवाद उठा था। ठीक है, तो उसमें 13 जो आपके एमएलएस थे उनको हटाया गया था, दिल्ली सरकार के 13 एमएलएस को हटा दिया गया था, क्योंकि वो 2 पदों पर बने हुए थे। ओके, क्लियर है यहां तक। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके संसद का एमपी है, एक सांसद है। ठीक है, एक सांसद है, तो सांसद होने के साथ साथ ये एक लाभ के पद पर है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका अपॉइंटमेंट राज्यपाल के तौर पर कर दिया जाए किसी एक स्टेट में, किसी एक राज्य में इसको राज्यपाल भी बना दिया जाए और ये एमपी भी रहे, तो क्या ये मुमकिन है? ठीक है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। इसको क्या, सांसद की जो अपनी सदस्यता है उसको खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति पा पाएगा। क्लियर है? और ये भी प्रावधान है कि आप एक पद को छोड़ने के लिए आपको 6 महीने या 3 महीने का समय भी दिया जाता है कि इतने दिनों के अंतर्गत आप इसको छोड़ सकते हैं। तो राज्यपाल होने पर फिर चुनाव नहीं कर सकता है दोबारा? नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि आपका कोऑपरेटिव, हाँ संसद में जितने सदस्य हैं उनको जो पद दिया जाता है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं, वो तो नहीं आते हैं। जैसे आपको कोई विभाग दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री आप एक के साथ साथ अलग अलग विभागों के भी तो हो सकते हैं, 2 विभागों के भी तो हो सकते हैं मंत्री। एक हम कंसेप्ट समझा रहे थे, उसको ये नहीं बता रहे थे कि वो एक लाभ का पद है। ठीक है, केंद्रीय सरकार में कोई मंत्री है तो केंद्रीय सरकार का मंत्री जो है एक के साथ साथ 2 डिपार्टमेंट्स का भी मंत्री हो सकता है, उसको 2 डिपार्टमेंट्स का कार्यभार दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक लाभ का पद नहीं है क्योंकि वहां से वो सैलरी नहीं ले रहा। ठीक है, जो वेतन और भत्ता है वो निश्चित है हमारे संविधान के अंतर्गत सभी एमएलएस का। आप उसको 2 डिपार्टमेंट दे दिएगे तो डबल सैलरी उसको नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि उसको क्या माना गया है, उसको रिप्रेजेंटेटिव माना गया है पीपल्स का। हाँ बताइए सर। 2 जगह का राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है, इस राज्य का भी उस राज्य का, तो उसका वेतन कैसा एक ही रहता है, एक ही रहता है, उसको कार्यभार 2 जगह का दे दिया जाता है। ठीक है, उसको कार्यभार दे दिया जाता है। अब देखिए ये भी है, जब आप लोग ऑफिसर बनेंगे तो एक डिपार्टमेंट के साथ साथ आपको दूसरे डिपार्टमेंट का भी कार्यभार दिया जा सकता है, 2 डिपार्टमेंट का कार्यभार दिया जा सकता है। ठीक है, तो इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका लाभ का पद है।
ठीक है, लाभ का पद सिंपल है कि जहां से आपको अर्न हो रहा हो, और कोई ऐसे दो पद आप नहीं ले सकते हैं जहां से आपको डबल अर्निंग हो, यहां से भी हो रही है और इस पद से भी हो रही है। जो संसद से पर्यावरण से जो कानून बन रहा है ये फिर पुनः पास लगा तो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जो संसद से कानून बन जाते हैं हाँ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून को पुनः रद्द हो सकते हैं। पुनः रद्द हो किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई कानून आपका बना, संसद से दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया, वो एक अधिनियम बन गया, ठीक है, तो उसको केवल एक ही बॉडी ऐसी है जो रद्द कर सकती है, वो है हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए रद्द किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें ये दर्शाना होगा कि किस बेसिस पर आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 367 के अंतर्गत, ठीक है, तो उसके अंतर्गत बात करा जा सकता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जो मूल अवधारणा है उसको यह चैलेंज कर रहा है, ठीक है, उस बेसिस पर किया जा सकता है, या फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, तो उस बेसिस पर उस पर्टिकुलर कानून को या अधिनियम को हम क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन एंड हाँ लार जो है आपका इसी के अंतर्गत। आगे हम लोग बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लेकर आया है ये 1900 में ये आया है, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, ठीक है, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लेकर आया है। इसमें देखिए क्या क्या है, क्या बात इसमें कही गई है कि इसमें जमींदारों पर साहूकारों पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि कर्ज के बदले किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें लिखेंगे कि साहूकारों पर प्रतिबंध, साहूकारों पर प्रतिबंध, किसके लिए प्रतिबंध, कर्ज के बदले भूमि अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण को लेकर बात की गई, ठीक। आगे हम बात करेंगे, अगला है 1902 में लगान व्यवस्था के दोषों को ठीक करने के लिए त्रिसिद्धांत पॉलिसी लेकर आया, 3 सिद्धांत। लगान व्यवस्था को हम कह सकते हैं रेगुलेट करने के लिए 3 सिद्धांत लेकर आया है। पहला 3 सिद्धांत लेकर आया है। पहला सिद्धांत इसने क्या दिया है, लगान में धीरे धीरे वृद्धि की जाए, लगान में धीरे धीरे वृद्धि। दूसरा क्या लेकर आया है, लगान वसूली में हानि, लगान वसूली में ना हो, हानि ना हो। तीसरा कंसेप्ट क्या है, स्थानीय संकट के समय किसानों को सहायता, ठीक है, स्थानीय संकट के समय किसानों को सहायता प्रदान की जाए। स्थानीय संकट के समय किसानों को सहायता प्रदान की जाए, ठीक है, ये बात इसने कही। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि लगान में धीरे धीरे वृद्धि, यानी कि किसानों के लगान को हम एक साथ ना बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं, धीरे धीरे आपका ग्रेजुअल मैनर में बढ़ाएं। लगान वसूली में हानि ना हो, कि पर्टिकुलर आपको मान लीजिए लगान वसूली करनी है, तो लगान वसूली जितनी करनी है उसमें कमी ना हो,
ठीक है। दूसरा क्या है, स्थानीय संकट, यानी कोई भी आपका संकट आ जाता है, कोई भी आपकी नेचुरल फिनोमिना हो जाता है, ठीक है, या डिजास्टर कोई आता है, तो उस समय हम क्या करेंगे, किसानों की सहायता करेंगे। तो हम लोग पहले भी देखा कि इसने क्या किया है, कृषि बैंकों की स्थापना कराई है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की स्थापना कराई, जिसके अंतर्गत किसानों को ऋण प्रदान किया जा रहा है बैंकों के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में लेकर आया है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, कॉर्पोरेशन एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मद्रास में इसको लेकर आया गया था स्थानीय सुशासन के अंतर्गत। अब दूसरा आपका लेकर आया जा रहा है कहां पर, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में कॉर्पोरेशन एक्ट ये किससे है, स्थानीय स्वशासन को लेकर ले आया गया है। किसको लेकर, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है ये, क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण इसका कार्य है, दूसरा चीज क्या है कि इसने प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून भी लेकर आया है। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में इसको लागू किया गया, प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून। जैसे कि वर्तमान समय में हमारा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है, प्राचीन स्मारकों की रखरखाव और सुरक्षा का कार्य करती है, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय ही क्या कराया गया है, बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो बंगाल जो है हमारा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन बोला कि बंगाल का जो एरिया है, उस समय बंगाल का एरिया बड़ा था, उसमें असम तक आपका रीजन आता है, ठीक है। बंगाल का जो वर्तमान समय में आप एरिया देखते हैं, तो एक आपको छोटा क्षेत्र दिखाई देता है, एक राज्य के तौर पर आप देखते हैं। जो पुराने समय का बंगाल था, उसमें आपका बिहार का प्रांत, ठीक है, उड़ीसा का कुछ प्रांत, साथ ही साथ आपके असम तक के क्षेत्र, ये सभी किसके, झारखंड का क्षेत्र, ये सभी किसके अंतर्गत आते थे, बंगाल के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि आपके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत ये एक बड़ा एरिया है, और यहाँ पर प्रशासन को सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए इसका विभाजित होना आवश्यक है। इसने दो पार्ट में इसको विभाजित कर दिया, पहला था आपका पश्चिमी बंगाल, और दूसरा इसने कहा कि ये क्या है, पूर्वी बंगाल बोला जाएगा। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में इसको काटने का काम किया। तो देखिए, बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 में शिमला में बंगाल के विभाजन को मंजूरी दे दी गई। 1905 शिमला में, 19 जुलाई 1905 में शिमला में इसको मंजूरी दी गई, ठीक है। और अक्टूबर 1905 में इसको लागू भी कर दिया गया। अब इसमें लिख लो कि पश्चिमी, 16 अक्टूबर है ये डेट इसकी जो है, 16 अक्टूबर 1905 को इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब इसमें लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से रीजन आ रहे थे आपका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र। बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा का क्षेत्र, ये आपके पश्चिम बंगाल में आए। पूर्वी बंगाल में आपके असम, ढाका, राजशाही, चटगांव, असम, ढाका, राजशाही और चटगांव, ये आपके किसके अंतर्गत आए हैं, पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आए। और पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है वो ढाका बनाई गई। ओके, 1911 में इसको रद्द कर दिया गया और पुनः से वही व्यवस्था जो बंगाल का एकीकृत क्षेत्र था उसको लाया गया। कब रद्द किया गया है, 1911 में।
ये आपकी राजधानी थी, आपकी ढाका क्या है, पूर्वी बंगाल की राजधानी लाई गई। ओके, अगला है आपके लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, फटाफट लिखो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल है 1905 से लेकर 1910 तक। ठीक है, 1905 से 1910 तक इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है, इसी के अंतर्गत सबसे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है, ये प्रावधान सबसे पहले आया था आपका 1909 के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ साथ इनके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी, ये ढाका। ठीक है, वर्तमान समय के बांग्लादेश, ढाका में आपकी स्थापना की गई थी। किसकी, मुस्लिम लीग की। किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये है आपका 1910 से 1916, 1910 टू 1916। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, पहला कि राजा जो आपके ब्रिटेन के राजा हैं जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज पंचम इनके समय में भारत आए हैं। राजा जॉर्ज पंचम इन्हीं के समय में भारत आए। साथ ही साथ 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 क्या हुआ इस दिन भैया, जो आपका बंगाल विभाजन था जी उसको रद्द कर दिया गया। और इसके बाद जो है एक और बात कहेगी कि अब राजधानी जो है वो कोलकाता नहीं रहेगी, कोलकाता से क्या हो जाएगी, दिल्ली। ठीक है, जो भारत की राजधानी है कोलकाता को अपनी मानते थे, ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी बेसिकली कहा जाता था, तो अब राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। तो राजधानी का ट्रांसफर कोलकाता से दिल्ली भी इन्हीं के अंतर्गत किया है। ठीक है, एक हमारे क्रांतिकारी हैं बाल मुकुंद। ठीक है, बाल मुकुंद, इनका नाम आपने सुना होगा, ये क्रांतिकारी हैं। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का कार्य किया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और इनको बम फेंकने के कारण फांसी भी दी गई थी 23 दिसंबर 1912 में। ठीक है, अगला क्या है, लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी बनता है 1916। बनारस हिंदू बीएचयू किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 1916 में इसका कुलाधिपति बना। बताओ भाई, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, 1916 से लेकर 1921 तक, 16 से 1921। चैम्सफोर्ड में लिखिए क्या क्या चीजें हैं,
1921, ठीक है। सबसे पहला देखिए 1916 में पुणे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, 1916 पुणे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। दूसरी चीज सैडलर आयोग, सैडलर आयोग 1917 में आया, 1917 सैडलर आयोग। सैडलर आयोग किससे रिलेटेड है? ये भी आपका शिक्षा से रिलेटेड है। तो शिक्षा से रिलेटेड आपने 3 आयोग देख लिए। पहला आपका वुड आयोग, ठीक है, 1854 में आया था। उसके बाद दूसरा आपने कौन सा देखा? हंटर आयोग, हंटर कमीशन। और तीसरा आपका क्या है? सैडलर आयोग, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सैडलर आयोग के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 का रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के समय में आया है। और जो आपकी जलियांवाला बाग कांड है वो भी इन्हीं के समय में हुआ है, ठीक है। 1919 का रॉलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये भी इन्हीं के समय में हुआ है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन और एक और आंदोलन, एक और आपका आंदोलन है जिसको हम कहते हैं मालाबार आंदोलन है ये, ठीक है। मालाबार आंदोलन ये एक मुस्लिमों का आंदोलन था, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मालाबार आंदोलन ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से जस्ट पहले हुआ था, ठीक है। मालाबार के रीजन्स में, केरल के साइड में हुआ था। अगले हैं लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। इसमें और भी आप लोग से जोड़ सकते हैं, चंपारण का है, खेड़ा का है, ये भी सब इन्हीं के समय में हुए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में एक आपका एक्ट भी आया, ठीक है, जो आपका रॉलेट एक्ट आप लोगों को पता ही है, पढ़ चुके हैं आप लोग अच्छी तरह से। हाँ? काला कानून बोला जाता है इसको। अगले हैं आपके लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग देखिए, लॉर्ड रीडिंग के समय सबसे पहला 1921 में मोपला विद्रोह, 1921 मोपला नहीं, मोपला विद्रोह। मोपला होता क्या है वैसे? कोविड-19 में खूब मोपला लगाया आप लोगों को, मास्क होता है जो घोड़े को पहनाया जाता है आगे, इसको कहते हैं मोपला। गांव में जो है, हाँ, गांव में जो है, गांव में मवेशियों को, पशुओं को भी पहनाया जाता है। हमारे पिताजी जो है कभी भी मास्क लगाते हम निकलते थे तो कहते थे ये मोखला अब चल गया है। चलिए, हाँ, अब भी लगाते हैं। चलिए, मुसिक्का भी बोलते हैं। यही कहने चाह रहे थे लोग। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इन्हीं के समय में की गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाई गई है? एमएन रॉय, इसके संस्थापक कौन है? एमएन रॉय है। इनको पायनियर भी माना जाता है किसके? न्याय के क्षेत्र में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ओके, आगे हम बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, 1921 में इन्हीं के समय में आया। चौरा चौरी कांड भी इन्हीं के समय में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये लिख लीजिए, 1922 में
इलाहाबाद में सिविल परीक्षा देने का प्रावधान। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का प्रावधान ये लाया गया। ठीक, अगला है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किनके द्वारा की गई है? पहले हैं आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये दो लोग हैं जिनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। आगे हम लोग बात करते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन 1926 टू 1931। से 1931 क्या हुआ भाई? मच्छर काट रहे हैं। बड़ी समस्याएं हैं। ओडोमॉस लगा के आया? नहीं। चलो भाई, अगला आपका है लॉर्ड इरविन। सबसे पहला साइमन ए हो गया। अगला है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया है। इन्हीं के समय में भारत आया, लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया है। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना और है, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत, लाहौर अधिवेशन कब हो रहा है? 1929 में हो रहा है। लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत क्या बात कही गई है? स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, ये इसमें इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है। पूर्ण स्वराज क्या होता है, इसको हम लोग आगे चलेंगे जब हम लोग गांधी जी के आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आप लोग लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी इन्हीं के समय में शुरू किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया है 5 मई 1930। ठीक है, इसके बाद 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को होता है। अगला है 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ठीक है, और इस समझौते के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जब गांधी के आंदोलन को पढ़ेंगे, गांधी जी के आंदोलनों को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको। अगले हैं आपके लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन लॉर्ड वेलिंगटन 1931 टू 1936। 1936 ओके। दूसरा
गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पंचाट, ये बेसिकली घोषणा की गई थी लेकिन ये विफल हो गया था। ठीक है, 16 अगस्त 1932 में इसकी घोषणा करी गई है। 16 अगस्त 1932। तो भैया देखो, एक ब्रिटिश सदस्य हैं जिनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने बात क्या कही? इन्होंने कहा जो आपके सांप्रदायिक पंचाट बेसिकली किसके लिए लेकर आया जा रहा है? आपके जो दलित हैं, दलितों के लिए है। और इन्होंने कहा कि दलित वर्ग जो है, भारत का जो दलित वर्ग है, ये हिंदुओं से अलग है। क्या है ये? क्या है? हिंदुओं से अलग है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत बात कही कि जो दलित वर्ग है वो हिंदुओं से अलग है और इसलिए इस दलित वर्ग को क्या देना चाहिए? एक पृथक निर्वाचक मंडल देना चाहिए। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल देना चाहिए, जो कि बी आर अम्बेडकर की इस मांग का आधार भी बनता है। ठीक है, कि पृथक निर्वाचक मंडल जिस प्रकार से मुस्लिम्स और बाद में हम देखेंगे कि आगे इसको एक्सटेंड किया गया सिख और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, तो उसी प्रकार से दलितों को भी एक पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे चलकर ये विफल हो गया। गांधी जी इस सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि इससे जो है भारत दो वर्गों में बंट जाएगा। ठीक है, भारत के कई सारे टुकड़े होने, तो अंत में हम लोग देखते हैं कि इसको रद्द किया जाने का काम किसके अंतर्गत किया? पूना पैक्ट या पूना समझौता के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, पूना समझौता या पूना पैक्ट जिसको हम कहते हैं, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच ये समझौता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देने का जो प्रावधान था वो नहीं, या हम कह सकते हैं रद्द कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम दो मत देने का अधिकार किया करते हैं। क्या? अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसी के अंतर्गत दो मत देने का अधिकार प्रदान करने की बात कही गई। हाँ, लेकिन उसके वो पर्टिकुलर उसमें रहेगा, सभी क्षेत्रों में नहीं था, उसको पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा गया कि वहीं पर आप दे सकते। ठीक है, पूना पैक्ट का डेट लिख लीजिए 1932, 24 सितंबर 1932। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी इन्हीं के समय में लाया गया है। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद अगले हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1932 से 1943 तक इनका कार्यकाल है। सॉरी, 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल है। 36 से 43 तक कार्यकाल है इनका। इनके समय में क्या क्या चीजें हो रही है समझिएगा। इंपॉर्टेंट जो है वही लिखिए। ठीक है, तो भारत में पहली बार आम चुनाव इन्हीं के समय में कराए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो है हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसको सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद है आपके 1 सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, 1 सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध
इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ और लगभग लगभग ये पूरे विश्व युद्ध के समय तक भारत में ही रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि सबसे पहली बार हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मांग की गई। एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग सबसे पहले अगर हम देखने को मिलती है तो ये आपका कब है, 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई। इसके बाद अगला 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1940 अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद अगला है आपका क्रिप्स मिशन। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। बस रुक जाइए थोड़ी देर, ये खत्म कर लें, वायसराय पूरे खत्म हो जाए उसके बाद ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में, ठीक है, ये भी इन्हीं के समय में आया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगले लिख लीजिए, लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल, ये आपके 1944 से लेकर 1947 तक भारत के 1944 टू 1947 तक भारत के वायसराय के पद पर रहते हैं, ठीक है। अब देखो इनके समय में जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, एटली हैं। एटली इस समय प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने ये क्या किया, भारत में सबसे पहले आम चुनाव, जो आपका पहला आम चुनाव था, उसके बाद विश्व युद्ध के बाद जो है इन्होंने आम चुनाव की बात कही कि भारत में आम चुनाव कराया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट मिशन आता है भारत में। कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत कैबिनेट मिशन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण को लेकर, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, 1946 में। इसमें कौन कौन से सदस्य थे उनके नाम लिख लीजिए। पहले सदस्य हैं आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। पहले कौन थे आपके, क्रिप्स हैं, पैट्रिक लॉरेंस हैं, और पैट्रिक लॉरेंस के बाद है एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये 3 सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अगले और आखिरी, लॉर्ड माउंटबेटन ये आपके अंतिम है 1947 तक के भारत के, 1947 से 1948 जून 1948 तक ये भारत के वायसराय के तौर पर रहते हैं, जून 1948, ठीक है। तो सबसे पहले इनको केवल इतने के लिए लाया गया था कि भारत की आजादी हो गई है और अब आप जो है भारत की आजादी की घोषणा करने के लिए इनको लाया गया था माउंटबेटन को, ठीक है। तो माउंटबेटन में सबसे पहले कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लाया गया है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। चार जुलाई 1947 को ये
विधेयक लाया गया है, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारत विजय होता है, और विजय के साथ साथ एक दंश और भारत ने झेला, भारत का 2 देशों में विभाजन, पहला एक पाकिस्तान और दूसरा जो हमारा अखंड भारत है। ओके, इनको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर भी कहा जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर। इसके बाद जो है राजगोपालाचारी, ये आपके दूसरे गवर्नर, या हम कह सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। ये तो आपके सारे वायसराय और आपके जो गवर्नर जनरल हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विद्रोहों को लेकर, भारत में जो समय समय पर रिवोल्ट्स हुए हैं। क्या? अरे मध्यकालीन भारत ही गलत लिख दिया है, पूरा क्लास हो गया और आप लोगों ने बताया कि नहीं? जब हम अंत करने जा रहे हैं तब बताया। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत आपका जो सबसे महत्वपूर्ण अगला टॉपिक है वो देखिए क्या है। इससे रिलेटेड आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस और साथ ही साथ मेंस में भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो विद्रोहों को लेकर ये कोई आपका है। अब देखो विद्रोह जो है आपके वो भारत में 2 प्रकार के हैं। पहला जो है आपका बेसिकली कृषक विद्रोह है। कृषक विद्रोहों के बाद हम देखेंगे दूसरे हैं आपके जनजातीय विद्रोह। पहला है आपका कृषक विद्रोह और दूसरा है आपका जनजातीय विद्रोह। ये 2 आपके प्रमुख विद्रोह हैं। अब देखो कृषक विद्रोह जो है और जनजातीय विद्रोह, ये दोनों ही हमारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। इसको भी पढ़ाएंगे नहीं, केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि कल आसानी हो। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। समय के अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे 1857 से पहले के विद्रोह, हम लोग एक बेसिक टाइमलाइन लेके चलते हैं 1857, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1915, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, गांधीयन एरा बोलते हैं इसको, या गांधीवादी काल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा रिवोल्ट के बाद का समय है, 1857 से बाद का समय है, और गांधीयन एरा से पहले का समय है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके 1857 से पहले का समय है। यहां से हम लोग बात करेंगे तो 1783 के आसपास पहला विद्रोह हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपके गांधीयन एरा से पहले के, सॉरी आपका 1857 या क्रांति से पहले के काल के अंतर्गत है, जिसमें आपका कंपनी युग है। यहाँ पर क्या है? कंपनी शासन है। उसके अंतर्गत जितने भी विद्रोह हुए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे 1857 के आसपास जो भी विद्रोह हुए उनको डिस्कस करेंगे, और अंत में गांधीवादी काल में जो विद्रोह हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब इसके अंतर्गत ये देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं। तो आपका ये जो शासन के अधीन यहाँ पर जो हमारे जितने भी इस पीरियड में विद्रोह होते हैं वो कैसे विद्रोह थे? वो आपका डायरेक्ट विद्रोह, या हम कह सकते हैं, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक है हमारा ब्रिटिश शासन, और दूसरे हैं हमारे इमीडिएट एनिमी, यानी कि जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारा हो गया जमींदार, दूसरा हमारा हो गया इजारेदार, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हमारा हो गया इजारेदार, जमींदार है, इजारेदार है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा? इमीडिएट एनिमी होगा, कि जमींदार के विरोध विद्रोह कर दिया। तो इस काल में जितने भी आपको विद्रोह दिखेंगे वो आपके कैसे विद्रोह होंगे? जो कि इमीडिएट एनिमी के खिलाफ होंगे। बाकी आने वाले काल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमको विद्रोह देखने को मिलेंगे वो किससे होंगे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ होंगे। क्योंकि अब क्या है, डिफरेंट आपके पार्टियों की स्थापना हो चुकी है, कई सारे आप लोगों के अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना का उदय भी हो चुका है। तो जिसके कारण अब क्या है,
आजादी के लिए लड़ने का काम हो रहा है, ब्रिटिश शासन को डायरेक्टली होल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके आंदोलन है उनको कल डिस्कस करने का।